हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, रिलेशन पढ़ने वाले हैं, अपवन व बाह्य विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित करने वाले हैं कि इन दोनों के मध्य कैसा संबंध है। मतलब यहाँ पे एक हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो आज करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी लोगों को जो शुरू के जो 3 वीडियोज हैं इस चैप्टर के, उनके अंदर अपन जितनी भी जो टर्म्स यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सारी की सारी अपन बातचीत कर चुके हैं। अपवन वेग के बारे में बात कर चुके हैं। विश्रांति काल क्या होता है, रैंडम वेलोसिटी क्या होता है, यादृच्छिक वेग क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चालक क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है और विद्युत धारा क्या होता है। ये सारी चीजें बातचीत हो चुकी है। तो अब करने वाले हैं हम, डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। देखिए, हमारे पास में कोई एक चालक तार है। हमने एक स्मॉल एल लंबाई का एक चालक तार ले रखा है। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं कि हम कहते हैं कि माना हमने एक स्मॉल एल लंबाई का ये मैंने एक चालक तार लिया। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है प्यारे बच्चों? स्मॉल एल लंबाई है। अब आपको पता है कि जब तक अपन इस पे बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक इसके पास में कौन सा वेग होता है? यादृच्छिक वेग होता है, रैंडम वेलोसिटी होती है, जिसको अपन किससे व्यक्त करते हैं? u1, u2, u3 उससे व्यक्त करते हैं। अब उसके बाद में क्या करने वाले हैं? बाद में हम उस पे बैटरी लगाने वाले हैं। बैटरी क्यों लगाने वाले हैं? ताकि वहां पर इससे ये जो मेरे पास में चालक है उसके दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो सके, और ये जो मेरे पास में इसके पास में जो खूब सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो एक निश्चित दिशा के अंदर चल सके। ठीक है, ओके। तो यहां पे अब इसके दोनों सिरों पर मैं एक ये बैटरी लगा देता हूं। ये मैंने बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाने पर यहां पे तो उच्च विभव जिसको अपन पॉजिटिव से व्यक्त कर देते हैं, इसको निम्न विभव को नेगेटिव से व्यक्त कर देते हैं। आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र बनता है। ये लीजिए विद्युत क्षेत्र बन गया। और यहां पे मैं कहता हूं कि इस चालक तार के दोनों सिरों पर विभवांतर कितना उत्पन्न हो रखा है? जो बैटरी लगा रखी है उसका जो विभवांतर है उतना ही, मतलब V। तो यह V यहां पे डेवलप होने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत? ओके। तो ये सारी चीजें हमने यहां पे डायग्राम के अंदर तो बता दिया है। अब बात करने वाले हैं कि इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपन लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे इस साइड में बल लगेगा। कितना बल लगता है वो भी बात कर चुके हैं। F = Q नोड E वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहां पे अप्लाई करना है। ओके, इसकी वजह से यहां पे क्या बनता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है इस डायरेक्शन के अंदर। ये विद्युत धारा, ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है। तो पक्का याद रखिएगा, हमेशा जो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में स्थापित होती है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले यह लिखना है कि माना हमने एक चालक तार लिया जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, उसके पास में कैपिटल एन। हमको तो पता नहीं है ना कि ये जो चालक तार है इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने सारे हैं। तो मैं कह देता हूं इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? कैपिटल एन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और उन सभी कैपिटल एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो बैटरी लगाने से पहले इनका जो वेग है वो कितना कितना है? मैं कह देता हूं कि भैया जो कैपिटल एन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बैटरी लगाने से पहले इनका वेग है, पहले वाले का u1, दूसरे वाले का u2, तीसरे वाले का u3, ऐसे ऐसे करते करते कहां तक? un। वेग की बात कर रहा हूं तो आपको सदिश में इसको व्यक्त करना पड़ेगा। ये मैंने सबके बारे में बात की। ये कौन सा वेग है? बैटरी लगाने से पहले, विभवांतर उत्पन्न करने से पहले का वेग। अब क्या कर रहे हैं? अब हम यहां पर बैटरी लगा दी है। बैटरी लगाने के बाद में कौन सा वेग होता है? अपवन वेग, जो कितना कितना v1, v2, ये मेरे पास में v3, इस प्रकार से मेरे पास में डैश करते हुए vn। ये मेरे पास में बैटरी लगाने के बाद के वेग हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब बात करते हैं अपन कि यहां पे जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो एक निश्चित दिशा के अंदर यहां पे प्रवाह स्टार्ट हो गया। निश्चित दिशा के अंदर प्रवाह स्टार्ट हो गया तो हम यहां पे ये जो अपवन वेग और जो विद्युत क्षेत्र है इसके मध्य संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो हम 11वीं क्लास के अंदर जो गति के जो समीकरण पढ़े थे अपन ने, उसको अपन यूज करते हैं। तो उसको यूज करते हुए यहां पे अपन अप्लाई करने वाले हैं। एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पहला इलेक्ट्रॉन है, उसका जो विश्रांति काल है वो कितना है? τ1 है। मतलब उसके लिए τ1, पहले के लिए τ1, दूसरे के लिए τ2, ऐसे करते करते कहां तक? τn तक। ये लीजिए मेरे पास में सभी का जो विश्रांति काल का मान है वो भी आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब सबसे पहले गति के प्रथम समीकरण से
गति का जो प्रथम समीकरण है न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। वो क्या दिया गया था, पहले तो वो लिख लेते हैं एक बार। ये दिया गया था सर जी, v = u + at, यही तो दिया गया था, ओके। अब यहां पे अपन बात करना चाहते हैं, आपको पता है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये तो अंतिम वेग होता है, ये प्रारंभिक वेग होता है, ये त्वरण होता है, ये समय होता है, यही होता है। अब अपन यहां पे क्या बात करना चाहते हैं, यहां पे बात करना चाहते हैं जो पहली टक्कर हुई है इलेक्ट्रॉन की, जो पहली टक्कर हुई है उसके बाद में जो अगली वाली टक्कर है, क्रमागत टक्कर, वहां तक कितना समय लगता है, तो समय लगता है। फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो टो 1 लिख देंगे, टो 2 लिख देंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाली जो गति की समीकरण है वो कैसे लिखी जाएगी, सदिश रूप में लिखूंगा तो यहां पे सदिश के साइन लगा दीजिए, कुछ ऐसा ही समय तो अदिश राशि होता है। तो प्रथम के लिए लिखूंगा तो प्रथम के लिए v कौन सा है, बैटरी लगाने के बाद का वेग, तो क्या लिखूंगा, v1 लिखूंगा, और इसको क्या कर देंगे, u1 + a1, अभी तो a1 लिख देता हूं चलिए, लेकिन आपको यहीं पे मैं a लिख देता हूं ताकि आगे कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए क्योंकि आपके पास में जो त्वरण की वैल्यू है वो सबकी सेम ही होने वाली है। सेम क्यों होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का सबका द्रव्यमान है वो सेम होने वाला है, सेम होने वाला है, और सब पे जो बल लगने वाला है वो भी सेम लगने वाला है। तो सेम बल लगने की वजह से सबका जो त्वरण का वैल्यू होगा वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सेम रहेगा। लेकिन मैं चलिए आपके तसल्ली के लिए सबको τ1 a1 a2 ये सारा लिख लेते हैं, उसके बाद में और कर लेंगे क्लियर। तो u1 वेक्टर प्लस a1, और यहां पे ये सदिश, और यहां पे t कौन सा है, समय, दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है उसको लिखना है, उसको लिखना है। तो अपन कितना लिखेंगे, τ1, ओके। ये तो अदिश राशि है समय, ओके। इसके बाद में दूसरे के लिए लिखिए, दो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए लिखिए, दूसरे के लिए लिखेंगे तो v2 = u2 + a2 τ2। ऐसे ही आप तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो, तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, v3 = u3 + a3 τ3, ओके। ऐसे ही सभी आप n इलेक्ट्रॉनों के लिए लिख सकते हैं। तो n के लिए लिखेंगे तो ये तो बेवकूफपंती हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, डैश डैश करके कह देता हूं ये n नंबर आ गया, ये लो, बीच के सारे मैंने गायब कर दिए, मतलब डैश डैश कर दिया है कि सारे आ गए हैं इसके बीच में। तो un + an और ये τn। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ओके। सभी को आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जितने भी हमारे पास में इक्वेशंस आ रखी हैं इन सबको आप योग कर दीजिए, और योग करके सबका योग करो, पहले तो सबको आप जोड़ दो, 1 2 3 + 4 करके ये सभी का योग कर दो, और साथ में सबके अंदर n से डिवाइड कर दो। ये क्यों कर रहे हैं आगे अभी बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे और वहां से हम कुछ वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे LHS वाले इधर वाले एक साइड में, इधर वाले एक साइड में जोड़ता हूं, तो कितना हो जाएगा, v1 + v2 + v3, और ऐसे डैश डैश करते हुए vn, इधर तो ये जुड़ेगा और नीचे कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ऐसे ही इधर आ जाएगा हमारे पास में। तो u वालों के अंदर कनेक्ट करो, तो u + u2 u3 और ये u1, नीचे n से डिवाइड, प्लस a वाले एक जगह कर दो, तो a और τ वाले हैं यहां पे देखिए। अब बात कर लेते हैं, एक की बात कर लेते हैं। तो सबका जो हमारे पास में एवरेज होगा, मतलब a1 a2 आप कुछ ऐसे ऐड करेंगे, a3, और आपके पास में लास्ट में क्या आ जाएगा, an और नीचे n। ये क्या आएगा हमारे पास में, सबका एवरेज है, सबके जो हमारे पास में जो त्वरण है वो समान है। त्वरण समान क्यों है, सब पे जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला जो बल है, विद्युत बल लग रहा है, वो सब पे सेम लग रहा है प्यारे बच्चों, और सबका द्रव्यमान समान है सभी इलेक्ट्रॉनों का। पहले इलेक्ट्रॉन का देखेंगे वो ही द्रव्यमान उसका है, जो दूसरे का है, तीसरे का, सबका द्रव्यमान समान है। और जब द्रव्यमान समान होता है किसी वस्तु का, तो वहां पे उसका त्वरण का मान भी समान होता है। त्वरण का मान समान होता है तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये भी a होगा, ये भी a होगा, और इन सबका आप एवरेज लेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, a ही तो आएगा। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, सबके लिए a, क्योंकि a बाहर आ जाएगा तो ये a, और अंदर क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, τ1 को ऐड कर दो, τ1 τ2 प्लस ऐसे करते हुए τn, और यहां तक नीचे आ जाएगा ये n आ गया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, ओके। अब इसके बाद में बात करते हैं, आपके पास में ये देखे देखे से फॉर्मूले लग रहे हैं,
ये वाला तो किसका है, सारे के सारे जो वेग हैं उनको आप जोड़ देते हैं, उसके बाद में n से डिवाइड कर देते हैं, तो इसी को तो अपव्यय वेग कहा जाता है। जो हमारे पास में औसत वेग ले लेते हैं, इन सभी का बैटरी की उपस्थिति के बाद में जो वेग होता है उनका औसत वेग क्या कहलाता है, अपव्यय वेग कहलाता है। तो ये वाला सारा मामला है वो तो कौन है प्यारे बच्चों, vd, मतलब इसकी जगह तो कौन आ जाएगा, vd अपव्यय वेग आ जाएगा। अब इसके बाद में ये वाला जो पूरा मामला है, ये वाला, ये कौन है, ये U1 U2 ये कौन से हैं, बैटरी लगाने से पहले का वेग। तो बैटरी लगाने से जो पहले का वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि औसत ले रहे हैं ना, औसत वेग कितना होता है, 0। तो यहां पे कितना हो गया, 0। ओके, एको ऐसा लिख दो। अब ये क्या कर रहे हो, ये यहां पे भैया औसत ले रहे हैं हमें, जितने भी पहले वाले का जो τ1 पहले इलेक्ट्रॉन दूसरे सबका औसत लेंगे तो क्या आ जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा। तो ये मेरे पास में टो हो गया। ओके, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास में, इक्वेशन बन गई प्यारे बच्चों, VD = A टाउ। ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई यहां तक, इक्वेशन नंबर 5। आप 5 नंबर इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमको किसकी वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू चाहिए कि वो किस तरह से वो गति कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू निकालते हैं। सभी प्यारे बच्चे आप जानते हैं कि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है F = ma। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए जो हो जाएगा F/m। ओके, F कितना लग रहा है, F लग रहा है किसकी वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से। विद्युत क्षेत्र की वजह से F कितना लगता है, हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है कि F = भैया जी Q0 E वेक्टर लगता है। तो हमारे पास में यहां पे तो Q0 कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, माइनस। ये लीजिए मैंने ये लिख दिया, F की वैल्यू ये पुट करो तो A = कितना हो जाएगा हमारे पास में, -E कैपिटल E/m। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 6 आ गई। 6 इक्वेशन को आप 5 के अंदर पुट करो, और जैसे ही 5 के अंदर पुट करोगे तो हमारे पास में यहां पे संबंध स्थापित हो जाएगा, -E कैपिटल E/m और ये टाउ, ये लीजिए। तो हम क्या निकालना चाहते थे, हम निकालना चाहते थे अपव्यय वेग व विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित करना चाहते थे। तो आप यहां पे देख सकते हैं VD यह रखा, E यह रखा, तो यहां से कुछ निष्कर्ष निकल रहा है क्या, हाँ निकल रहा है ना। आप देख सकते हैं E है, E कौन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, M कौन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, टाउ कौन है, विश्रांति काल। और विश्रांति काल कब बदलता है, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, वहां पे विश्रांति काल कब बदलता है प्यारे बच्चों, विश्रांति काल बदलता है जब तापमान बदलते हैं, उस चालक का तापमान बदलते हैं तो विश्रांति काल की वैल्यू है वो बदल जाती है। ठीक है, ओके। अब यहां पे रिलेशन कैसा है, रिलेशन है भैया जी, जो VD है वो समानुपाती E के। जब भी अपन किन्हीं दो भौतिक राशियों के मध्य रिलेशन देखते हैं, संबंध वहां पे देखते हैं, तो और सभी को कांस्टेंट मान लेते हैं, और हम यहां पे ये मान के चलते हैं कि तापमान है वो एक समान बना हुआ है, तो टाउ बदलने वाला नहीं है, और E और M तो कभी बदलने ही वाले नहीं है, कभी नहीं बदलने वाले हैं। तो VD समानुपाती क्या हुआ, E, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा लगाओगे, ध्यान समझना बात को, बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा अपव्यय वेग होगा, उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ने वाली है। कोई दिक्कत, ओके। इसके बाद में बात करते हैं, यहां तक का तो हो गया। आगे मान लीजिए एग्जाम के अंदर ये पूछ ले कि भैया जी ये वाला नहीं चाहिए हमको, तो अपव्यय वेग व विभवांतर के मध्य रिलेशन बताइए। तो प्यारे बच्चे जल्दी से कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र और अपव्यय विद्युत क्षेत्र व विभवांतर के मध्य संबंध क्या होता है, क्या संबंध होता है, संबंध ये होता है तीसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था dV = कितना आया था हमारे पास में, E.dr वेक्टर आया था, ये आया था नहीं आया था, ये हमारे पास में वेक्टर फॉर्म में आया था। ओके, तो यहां पे क्या आ जाना है भैया, यहां पे आप देख सकते हैं यहां तक का विभवांतर कितना है V, और ये रहा E, तो आप यहां पे E की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। ओके, तो पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, इसका मैं परिमाण की बात करता हूं, केवल परिमाण की बात कर रहा हूं। केवल परिमाण की बात करते हैं तो क्या करते हैं, सदिश राशि के थप्पड़ मार देते हैं, दोनों साइड में मोड लगा देते हैं, तो मोड लगाने पर माइनस का चिन्ह गायब हो जाता है, और ओनली हमारे पास में ये परिमाण आ गया, ये आ गई, ये परिमाण आ गया, अपव्यय वेग का परिमाण आ गया। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पे E की वैल्यू पुट करना चाहता हूं। E कितना होगा, यहां के अकॉर्डिंग हमारे पास में V के साथ में रिलेशन होगा, V = E × L, क्योंकि कितनी लंबाई L, और ये रहा V और ये रहा E, तो E = कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, V/L रख दो यहां पे। तो मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा, तो VD
ये आ गया मेरे पास में स्मॉल ई, और ये ई की जगह ये आ जाएगा तो वी एम एल टाउ, ये लीज अपव्यय वेग का ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास में कौन सी राशियां हैं वो परिवर्तित हो सकती हैं। v को परिवर्तित कर सकते हैं आप जिस टाइम पे एट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टाइम की बात कर रहे हैं। एल है, एक बार आपने लंबाई ले ली तो आप नहीं बदलेंगे वहां पे। तो वीडी के साथ में वी का कैसा रिलेशन है, समानुपाती का। जितना ज्यादा विभवांतर लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपके पास में अपव्यय वेग की वैल्यू बढ़ने वाली है। ओके प्यारे बच्चों, जिसको भी ये राइट करना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। फिर अपन एक छोटी सी बात और करते हैं, गतिशीलता के बारे में बात करते हैं। गतिशीलता क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है। ओके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ओके चलिए मैं मिटा देता हूं थोड़ा। वाह 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 वाह। ओके तो देखिए प्यारे बच्चों, अपन यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, जाइए मत। गतिशीलता क्या होती है। गतिशीलता का मतलब ये होता है कि किसी चालक के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ध्यान सुनना, किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की क्षमता कि वो उसकी क्या एबिलिटी है, वो कितना अच्छा प्रवाह कर सकता है, आराम से जा सकता है क्या, उसी को कहा जाता है मोबिलिटी कहा जाता है, गतिशीलता कहा जाता है। देखिए एक बात करते हैं, एक तो होता है कि रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध तो क्या होता है, चालक का होता है, ध्यान समझना। प्रतिरोध तो होता है चालक का होता है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि एक रोड है, वो रोड कितनी अच्छी बनी हुई है तो गाड़ी आराम से उस पर चल सकती हैं। ओके तो वहां का रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब उसका प्रतिरोध क्या होगा उस रोड का, कम है कि भाई आराम से अच्छी रोड बनी हुई है, ज्यादा प्रतिरोध नहीं है, ज्यादा खड्डे नहीं हो रखे हैं, गड्ढे ज्यादा नहीं हो रखे हैं, तो आसानी से वहां पे गाड़ी निकल जाती है। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि उस रोड का जो प्रतिरोध है वो कम है, मतलब उस चालक का प्रतिरोध कम है यदि वहां पे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो। और आसानी से नहीं होने का कारण क्या होता है, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ओके अब बात करते हैं मोबिलिटी। गतिशीलता क्या होती है। गतिशीलता का मतलब होता है कि वो जो गाड़ियां चल रही है रोड के ऊपर, वो गाड़ियों की बात होती है, वो गाड़ियां कितनी आसानी से चल सकती हैं, उस गाड़ी की होती है मोबिलिटी होती है, गतिशीलता होती है। जैसे बात करते हैं कि एक तो अल्टो चल रही है, 800 चल रही है, तो वो उतनी इजी वे से नहीं चल सकती जितना BMW ऑडी चलती है, मतलब वो बहुत आसानी से चल सकती है, मतलब बहुत इजी वे से फ्लो हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आवेश प्रवाह हो रहा है, आवेश कौन सा प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के जो प्रवाह की जो क्षमता होती है उसी को कहा जाता है गतिशीलता कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो गतिशीलता के बारे में अपन ये डेफिनेशन देख ही चुके हैं। तो आवेश के प्रवाह की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाएगी, गतिशीलता कहलाएगी। अब इसको कैसे व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करने का तरीका होता है ये अपन ऐसे म्यू से व्यक्त करते हैं। तो यहां पे देखिए मेरे पास में ये जो फॉर्मूला आ रखा है, ये फॉर्मूला किसका आ रखा है, अपव्यय वेग। किसका अपव्यय वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय वेग। ध्यान से समझना बात को, इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय वेग। तो ये माइनस ई, ये कैपिटल ई अपॉन एम, ये टाउ। ओके ये रिलेशन आया था। आप यहां पे देख सकते हैं ई है, एम है, टाउ है, ठीक है। अपन इसको ओनली परिमाण की बात करते हैं, सर इसको इनको हटा दो। तो यहां पे आप देख सकते हैं ई है, एम है और टाउ है, ये तो बदलने वाले नहीं है, ये तो सारे के सारे क्या है, नियत मान है, नियंतांक है। तो ये हमारे पास में कांस्टेंट होने पर, सारे के सारे कांस्टेंट होने पर, नियत होने पर वीडी समानुपाती कैसा रिलेशन आएगा प्यारे बच्चों, ई का रिलेशन आएगा, वीडी समानुपाती ई। जैसे आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहां पे एक नई भौतिक राशि आएगी म्यू। तो इसे कहते हैं गतिशीलता, कहते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, कि वो इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से प्रवाहित हो सकता है, उसकी कितनी क्षमता है, वो आसानी से जा सकता है। तो म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वीडी अपॉन ई हो जाएगा। तो आप एक ये भी फॉर्मूला कह सकते हैं, मतलब आप डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो किसी चालक तार में अपव्यय वेग व बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, मतलब इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग व बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। कोई दिक्कत यहां आता है। ओके
अब आप यहां से म्यू का फॉर्मूला, आपने म्यू किसकी जगह रखा है, इनकी जगह ही तो रखा है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पे देखिए आप यहां पे कुछ कंपैरिजन करेंगे इस फॉर्मूले के साथ में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के साथ में, तो ई तो ये आ रखा और ये सारा बच गया, वो कौन है, म्यू है, तो ई टाउ अपॉन एम, ये लीजिए ये आ गया हमारे पास में गतिशीलता का फॉर्मूला। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि म्यू का मान है वो किस किस पे निर्भर कर रहा है, इन पे निर्भर नहीं कर रहा है, इन पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि ये तो कैसा रिलेशन है, ये समानुपाती का रेखीय संबंध है। याद रखिएगा जहां पे भी रेखीय संबंध होता है वहां पे जो समानुपाती नियतांक आता है वो उन भौतिक राशियों पे निर्भर नहीं करता है। तो यहां पे देखिए म्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता देख रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और टाउ मतलब वो कितना जल्दी जाके टकराएगा, विश्रांति काल, वो सभी विश्रांति काल किस पे निर्भर करेगा, एक तो प्रकृति पे निर्भर करेगा कि हमारे पास में धातु कैसी है, धातु कैसी है, जिसके अंदर ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जल्दी टकराएगा वहां पे, और साथ ही साथ में बद्ध इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनसे भी डिपेंड करता है, और इसके साथ में स्मॉल एम कौन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो भी बदलने वाला नहीं है, तो म्यू है वो हमारा फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, टाउ पे डिपेंड करता है, और टाउ किस पे डिपेंड करता है, तापमान पे डिपेंड करता है, और पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की हमने धातु ली है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, ये बात यहां तक की कंप्लीट हुई। इसके बाद में अपन बात करते हैं, फर्स्ट टाइम में आप इसके बारे में देख रहे हैं तो आप थोड़ी सी ऐसी बातें कर सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी, और ये कैसी राशि होगा। ये बच्चों, प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में अदिश राशि होता है, और मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड में तो वेग आ रखा है, वेग के लिए क्या होता है, बहुत ही प्यारे बच्चे जानते हैं, मीटर पर सेकंड होता है, और नीचे विद्युत क्षेत्र के लिए लिखना है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं आता है तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन बल अपॉन आवेश होता है, तो बल के लिए क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, और नीचे किसके, आवेश के लिए कूलम्ब हो जाता है, ये आप सही करके लिख देना, तो ये मेरे पास में गतिशीलता का मात्रक आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसकी विमा भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड में तो क्या आ जाएगा, वेग की विमा आ जाएगी, और नीचे की साइड में किसकी विमा आ जाएगी, हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की विमा आ जाएगी। ओके, और लास्ट फाइनल एक छोटे से एक पॉइंट की और बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे अपन आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे जो आवेश का प्रवाह करते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी करते हैं और होल भी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और जो होल है उनमें से गतिशीलता किसकी होगी, देखिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, गतिशीलता किसकी होती है, जो चलता है, जो चल रहा है उसकी होती है, मतलब वो कितना इजी वे से चल सकता है उसकी बोली जाती है, गतिशीलता बोली जाती है। और पदार्थ की जो प्रकृति होती है, मतलब जैसे किसके अंदर रेजिस्टेंस कितना होता है, वो किसका होता है, वो उस मटेरियल का होता है। और गतिशीलता किसकी होती है, वो इलेक्ट्रॉनों की होती है, जो चलने वाला होता है, आवेशवाहक होता है, उसका होता है। तो अर्धचालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं और होल भी चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल चलते हैं तो वहां पे हमारे पास में किसकी गतिशीलता ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजी वे से चल पाता है, क्योंकि जो होल है वो थोड़ा सा भारी भी होता है और थोड़ा बंधा हुआ होता है, उसकी वजह से उसकी गतिशीलता का मान है कम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा व अपवहन वेग के मध्य रिलेशन क्या आने वाला है। तो ओके, बाय बाय, टोके।